नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। लोकसभा में 31 सितंबर को बीएसपी सांसद दानिश अली पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने अभद्र टिप्पणी की थी। यह विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्ष एकजुट है और बेदूड़ी पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। इधर दानिश अली का कहना है कि भाजपा उनकी लिंचिंग करना चाहती है। यह लोगों को उकसाकर मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के नेता झूठ फैला रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहे हैं। दरअसल भाजपा की तरफ से दानिश अली पर आरोप लगाए जा रहे हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर को लेटर लिखा। इसमें कहा कि दानिश ने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया था। यह सुनकर रमेश बेदूड़ी खुद को रोक नहीं पाए और बसपा सांसद को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। इसके बचाव में दानिश ने कहा कि वह इतने गिरे हुए नहीं हैं कि देश के प्रधानमंत्री के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे। यह आरोप निराधार है। मैं इन्हें गंभीरता से नहीं लेता क्योंकि भाजपा आईएसएस में तो ट्रेनिंग ही दी जाती है कि एक झूठ को 10 बार बोले और उसे सच बना दो। स्पीकर ने लेटर में लिखा कि निशिकांत लिखते हैं कि दानिश अली ने पीएम मोदी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया था। मुझे लगता है कि ये किसी भी देशभक्त जनप्रतिनिधि के लिए अपना धैर्य खोने के लिए काफी है। इसके चलते रमेश बेदूड़ी ने उन्हें वैसे ही जवाब दिया जैसा उन्होंने कहा था। तो वहीं रमेश बेदूड़ी के इस जवाब पर विपक्ष और पक्ष में लगातार घमासान मचा हुआ है। स्पीकर को लिखे लेटर में निशिकांत लिखते हैं कि दानिश अली ने पीएम मोदी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया है। मुझे लगता है कि यह किसी भी देशभक्त और जनप्रतिनिधि के लिए अपना धैर्य खोने के लिए काफी है। वहीं लगातार विपक्ष जो है बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। उनका कहना है कि इस तरीके की भाषा का उपयोग करना बिल्कुल भी सही नहीं है। साथ ही ये आरोप निराधार है। उन्होंने कहा कि मैं इन्हें गंभीरता से नहीं लेता क्योंकि भाजपा आईएसएस में तो ट्रेनिंग ही दी जाती है कि एक झूठ को 100 बार बोले और उसे सच बना दे। स्पीकर को लिखे लेटर में निशिकांत लिखते हैं कि दानिश अली ने पीएम मोदी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया था। यहाँ पे साफ तौर पे नजर आ रहा है कि अगर दानिश अली ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया था तो उसी के जवाब में बेदूड़ी ने दानिश अली को उन्हीं की लैंग्वेज में उनको जवाब दिया है। और इसी पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। जय श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जय श्रीवास्तव जी, जैसा कि संसद में ये आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया गया है, वहीं बीजेपी का कहना है कि दानिश अली ने पीएम मोदी के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, इसी वजह से उनको ये जवाब मिला है। देखिए, ये दोनों ही जिस प्रकार के व्यवहार पार्लियामेंट में करते हैं या किया है, ये निंदनीय है। और पहले जिस प्रकार से भादुड़ी ने अपने उद्बोधन में शब्दों का उपयोग किया वो दिखाता है कि बिल्कुल उसका स्तर निम्न था। भारतीय जनता पार्टी चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती है जी। और ऐसे में यदि कोई इस प्रकार की भाषा उपयोग करता है तो निश्चित रूप से जनता पर उसका असर पड़ता है। जी। निश्चित है कि दानिश अली कई दिनों से, आज से नहीं पहले से भी, वो जो पार्लियामेंट हाउस में जो भी खड़ा होता है बोलने के लिए या जो भी सांसद बोलने के लिए आते हैं जी। उनको रोकना, उनको टोकना, उनके लिए भद्दे भद्दे कमेंट करना, ये बहुत उनकी आदत में शुमार है। जी। यही कारण है, हो सकता है कि सुनियोजित तरीके से कि दानिश अली को किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा रहा था। जी। बार बार समझाने के बाद भी वो भी नहीं रुक रहे थे। उन्होंने भी जिस प्रकार के
मोदी के लिए भाषा का उपयोग किया। जी। मोदी देश के प्रधानमंत्री है, हम्म। उनके लिए इसी प्रकार के भाषा का यदि उपयोग आप पार्लियामेंट में करोगे, हम्म। इसी प्रकार जो कंप्लेन हुई है दानिश अली के खिलाफ, उसमें स्पष्ट किया गया है जी। कि दानिश अली भी कई सांसदों को उनको हाउस में नीचा दिखाने के लिए अभद्र भाषा का उपयोग किया है। अब ये देखना है कि क्या भादुड़ी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है उन्होंने कंप्लेन करके काउंटर किया है। जी। मुझे लगता नहीं है कि किसी के ऊपर कोई कार्रवाई होगी। याद दिलाना चाहता हूं मैं जी। कि भारतीय कानून है कि संसद में कही गई किसी भी प्रकार की बात को लेकर बाहर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। जी। संसद के भीतर जो बात कहते हैं उन बातों के लिए सांसद ही जो स्पीकर है वो सक्षम है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। जी। यही कारण है कि बाहर कोई एफआईआर नहीं हो सकती, बाहर किसी प्रकार के कोई न्यायिक प्रक्रिया इनके ऊपर नहीं की जा सकते। जी। यही कारण से शायद इनको ये लगता है कि हमारे ऊपर किसी प्रकार के कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इन बातों को देखने के बाद लगता है कि सांसद भी एक अभद्र भाषा उपयोग करने का एक अड्डा बन गया है। बिल्कुल। और ये जो समय है, इस समय यदि किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं करते इनके खिलाफ तो निश्चित रूप से इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। जी। कारण आप यदि शुरू में ही किसी प्रकार के कोई कार्रवाई आप करते हो तो आगे जाके दूसरा भी जो है इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने से बचेंगे। बिल्कुल। और यदि आज भादुड़ी के खिलाफ हो, दानिश अली के खिलाफ हो, यदि किसी प्रकार के कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसका पुनरावृत्ति होते रहेंगे। जी। तो पुनरावृत्ति होती रहेगी। इसके कारण से यही रोकना जरूरी है। स्पीकर को चाहिए कि वो कड़ी कार्रवाई करे ताकि इसमें एक सीधा संदेश जाए कि कोई भी यदि पार्लियामेंट हाउस में अभद्र व्यवहार करते हैं जी। या भाषा का प्रयोग करते हैं तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जी। जी। जय श्रीवास्तव जी, जैसा विपक्ष लगातार कह रहा है कि भाजपा जो है अपने सांसदों को कभी भी सजा नहीं दिलवाती है, क्या कहना है आपका इस पे? मैं कह रही इसमें भाजपा ही दोषी नहीं है। जी। आप देखिए कि कोई भी पार्टी, अभी थोड़ी दिन पहले देखिए कि सनातन के ऊपर जिस प्रकार के अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जी। क्या उस नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? वो एक चीफ मिनिस्टर के पुत्र है और खुद भी जिसने कहा वो मंत्री है। बिल्कुल। तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र जो है इस प्रकार की भाषा उपयोग करने पर कार्रवाई नहीं करती है। भाषा का प्रयोग कोई भी करे उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ही किसी भी प्रकार कोई भी जो पार्टी है वो अपने नेताओं को बचाने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए कि निशिकांत दुबे जी। और अन्य जो सांसदों ने दानिश अली के खिलाफ कंप्लेंट दी है, ये कब की है? जब दानिश अली ने भादुड़ी के खिलाफ वहां पर कंप्लेन की है। जी। जी। तो ये जो है ये परंपरा बनता जा रहा है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि खाली दानिश अली नहीं, खाली भादुड़ी नहीं, इस प्रकार के किसी भी प्रकार का अमर्यादित भाषा का प्रयोग कोई भी करता है जी। उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। हमने देखा है पार्लियामेंट में बहुत ही घटिया शब्द का उपयोग किया जाता है। ये भारत संस्कार के लिए जाना जाता है पूरी दुनिया में। बिल्कुल। भारत में आज भी लोग आते हैं
यहाँ से संस्कार सीख कर जाते हैं। जी। ऐसी स्थिति में इस पार्लियामेंट की जो ये है प्रक्रिया है, वो भी एक बेहद संस्कृत होना चाहिए, संस्कार सहित होना चाहिए। लेकिन देखा ये जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले भी जो प्रतिपक्ष नेता है अधीर रंजन जी, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर को रावण के औलाद से संबोधित किया था। तो रावण के औलाद के रूप में जब आप संबोधित करोगे तो निश्चित रूप से देश और दुनिया में भारत की बदनामी होगी और विपक्ष की उसमें तकलीफ नहीं हो सकती। उससे किसी प्रकार के कोई फायदा किसी को नहीं होना है, लेकिन नुकसान जरूर हो जाएगा। इमीडिएटली जो है उनको शांति मिल सकती है कि जैसे आम गली कुचे के जो गुंडे होते हैं, आवारा लोग होते हैं, कि जो गाली दे के उनको शांति मिलती है, इसी प्रकार से सांसद जो है बिल्कुल उसी स्तर पे आ चुका है कि ये गाली या अमर्यादित भाषा का उपयोग कर ये शांति प्राप्त करना चाहते हैं। यही कारण है कि आज भी हमें लगता है कि कार्रवाई का नहीं होगी तो ये एक संदेश जाएगा कि पार्लियामेंट में कोई कुछ भी कहे उसमें कोई कार्रवाई कोई नहीं करने वाला नहीं है। इस कारण से भारतीय संस्कार को की रक्षा के लिए इनके ऊपर भले किसी भी प्रकार की कार्रवाई हो, कार्रवाई होना जरूरी है ताकि ये संस्कार को बचाया जा सकता है। पार्लियामेंट हाउस मंदिर के स्वरूप में देखा जाता है, संविधान के जो है मंदिर के रूप में ये माना जाता है। संविधान को किसी की भी चीज से ऊपर माना जाता है और ये संविधान निर्माण का स्थान है। तो इसीलिए इस स्थान के पवित्रता, इस स्थान के सभ्यता ये बनाए रखना अति आवश्यक है। अगर नहीं होता है तो निश्चित रूप से ये भारत के ऊपर एक काला धब्बा के रूप में देखा जाएगा। यही कारण है, चाहे वो स्पीकर हो या अपने अपने लेवल पे जो पार्टियां है, जिसके ये नेता है, उन पार्टियों में इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होने चाहिए, ताकि पार्टी के भीतर भी कार्रवाई हो तो पार्टी के पदाधिकारी भी दोबारा इस प्रकार से किसी भी भाषा का उपयोग करने से डरेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जय श्रीवास्तव जी ने जैसा कि बताया कि पार्लियामेंट में इस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग करना बिल्कुल भी गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि वो जगह वैसी है जहाँ पर देश के सर्वश्रेष्ठ लोग बैठे हैं और वहाँ पे इस तरीके की भाषा का उपयोग करना कहीं से भी सही नहीं है। और सही इसलिए भी नहीं है क्योंकि अगर ये सिलसिला चलता रहेगा तो ऐसे संसद की सभ्यता खराब होती जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां राहुल गांधी ने दावा किया है कि इसी साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीत रही है। तेलंगाना भी जीत सकते हैं, राजस्थान में मुकाबला करीबी हो सकता है, लेकिन उन्हें यकीन है कि जीत कांग्रेस की ही होगी। राहुल गांधी रविवार को दिल्ली में एक मीडिया हाउस इवेंट में मौजूद थे। वहीं उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कई हथकड़े अपनाती रहती है। रमेश बिदुड़ीका सांसद में दूसरे सांसद को गाली देना, एक और देश और एक चुनाव के विचार लाना उन्हीं में एक है। राहुल ने यह भी कहा है कि जब भी संसद में कोई बात रखी जाती है तो वह ध्यान भटकाने के लिए ऐसी चीज इस्तेमाल करते हैं। हमने सीख लिया है इससे कैसे निपटना है। कर्नाटक चुनाव से सबक सीखकर पार्टी का नैरेटिव बनाया। राहुल ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव से बहुत जरूरी सबक सीखा है कि भाजपा ध्यान भटकाती है, वह अपने नैरेटिव बनाने से रोकती है। इसी तरह पिछले कई चुनाव जीतते आई है। इससे ही सबक लेकर हमने अपनी पार्टी का नैरेटिव बनाते हुए कर्नाटक का चुनाव लड़ा है। राहुल ने यह भी बताया कि हमने कर्नाटक की जनता को एक सीधा दृष्टिकोण दिया कि उनके लिए कई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हैं जिन्हें लागू किया जा रहा है और इसी तरह नैरेटिव को कंट्रोल कर पाए। तो वहीं राहुल गांधी का बयान आया है
कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत पक्की है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी जो है वो जनता का ध्यान भटकाने का काम करती है। ध्यान इस तरीके से भटका लेती है कि जनता अपने मुद्दे से भटक जाती है। साथ ही साथ राहुल गांधी के इस बयान पर काफी चर्चा हो रही है और इस तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी धन्यवाद। सूरज जी, जैसा कि राहुल गांधी का बयान आया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत पक्की है, क्या कुछ कहना आपका इस पे? राहुल गांधी इतने कॉन्फिडेंट क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए स्नेहा, हर राजनीतिक दल, जी सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी अगर चुनाव लड़ रही है, कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है तो अपनी जी। जीत के प्रति आश्वस्त होता है और उसे लगता है कि मैं जीत ही जाऊंगा और मेरे पक्ष में हवा चल रही है या मेरे पक्ष में वातावरण है और मेरी जीत तय है। जी। लेकिन जहां तक सवाल राहुल गांधी के बयान का है, तो राहुल गांधी का जो बयान है ये मध्य प्रदेश के पहले सर्वे के आधार पर है। जी जी। मध्य प्रदेश में आज से लगभग 90 दिन पहले जो समीकरण थे, ये उन समीकरणों के आधार पर राहुल गांधी का बयान है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली, कांग्रेस जीतेगी। सियासी गलियारों में चर्चा थी इस बात को लेकर के जो समीकरण बन रहे थे, सियासी समीकरण बन रहे थे, या कहते हैं कि एक राजनीतिक हवा जो थी जी। वो कुछ इस दिशा में इंगित जरूर कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, समय बीतने के आधार पर समीकरण भी बदलते गए। जी। और यहाँ एक बात बता दूं कि मध्य प्रदेश के परिदृश्य में उन्होंने जो बातें कही हैं कि यहाँ ऐसा है, यहाँ इस तरह के समीकरण है और यहाँ पर हमारी सरकार जरूर बनेगी, तो ये उस आधार पर। रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के विषय में जो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जो बन रही है, यदि उनका ये आकलन है, क्योंकि वहाँ छत्तीसगढ़ के समीकरण अलग है। छत्तीसगढ़ में ये सही है कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनकी योजनाएं हैं नर्मदा घुरवा से लेकर के, चाहे वो आवास की योजना हो या गायों के लिए योजना हो, इन योजनाओं का जमीनी स्तर पर असर तो दिख रहा है। लेकिन बीते कुछ दिनों से जो भ्रष्टाचार की बात हो रही है, ईडी के लगातार छापे पड़ रहे हैं, उनके जो करीबी रहे हैं महापौर रायपुर के एजाज देवर के करीबियों का ईडी के छापे में गिरफ्तार होना, उनसे पूछताछ होना, शराब घोटाले की बात कही जाना, तो विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं ये चुनाव पर भी असर दिखाएंगी। और देश न्यूज ने ही उनकी कई योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा प्रारंभ की गई हैं, उन योजनाओं की जो हकीकत है, जो धरातल पर उन योजनाओं का क्या हश्र है, वो हमने दिखाया होगा। तो ये ठीक है कि योजनाएं चालू हो रही, लेकिन योजनाओं का लाभ 100% लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने एक घोषणा की थी बेरोजगार भत्ते की, तो बेरोजगारी भत्ते का भी जो लाभ था वो लाभ पूरे बेरोजगारों तक नहीं पहुंचा। उसमें बहुत सारी कंडीशन थी जिस कारण से कई लोग उसमें अपात्र हो गए। साथ ही जो सांप्रदायिक स्थिति बनी थी अभी वहां पर, उस सांप्रदायिक स्थिति को देखते हुए भी ये सारे समीकरण कभी बदलते कभी अदलते बदलते नजर आते हैं। तो उनका दावा अपनी जगह हो सकता है, लेकिन इन सारे समीकरणों पर विचार किया जाना होगा। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांटे की टक्कर हो सकती है, तो राजस्थान के समीकरण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बिल्कुल अलहदा हैं। बिल्कुल। राजस्थान में जहां एक तरफ सचिन पायलट, पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जो तनातनी है, उसको कम करने की जो प्रदेश प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने कोशिश जरूर की है कि उनके बीच में सुलह हो जाए, क्योंकि अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ गए थे सचिन पायलट। और उन्होंने मांग की थी वसुंधरा राजे के विरुद्ध सीबीआई जांच की, या जो भ्रष्टाचार का मामला है उस भ्रष्टाचार के मामले में जांच की बात कही थी। और ये बात उनकी बेमानी नहीं थी, क्योंकि जब मुख्यमंत्री, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, जब विपक्ष में थे या चुनाव प्रचार कर रहे थे 2018 में, तब उन्होंने कहा था कि यदि कांग्रेस की सरकार आई तो जो भ्रष्टाचार हुए हैं राज्य सरकार में, वसुंधरा राजे की सरकार में, उनकी हम जांच कराएंगे। लेकिन लगभग 4.5 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी उन भ्रष्टाचारों के विषय में कोई बात नहीं थी। अपनी सरकार के खिलाफ अनशन, अपनी सरकार के खिलाफ 125 किलोमीटर की पैदल यात्रा, ये सब सचिन पायलट कर चुके हैं। और वहीं अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि अशोक गहलोत की जो नेता हैं वो सोनिया गांधी नहीं है, वसुंधरा राजे।
वसुंधरा राजे के कहने पर चल रही है। बीच में जब सियासी संकट आया था राजस्थान में, सरकार अल्पमत में जाने की बात हो रही थी कि सरकार गिर सकती है, अविश्वास प्रस्ताव की बात हो रही थी, तो ऐसी स्थिति में जो समीकरण सामने आए थे उसके बाद में अपनी उस 125 किलोमीटर की यात्रा में सचिन पायलट ने कहा था कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत दोनों मिले हुए हैं और सरकार बचाने में वसुंधरा राजे की भूमिका रही। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सियासी हलकों में भी एक चीज देखी जाती है कि वसुंधरा राजे का जो सियासी समीकरण है, राजनीतिक बयान है, क्योंकि अशोक गहलोत कभी उनके खिलाफ उनका कोई बयान आया नहीं है कि वसुंधरा राजे के खिलाफ उन्होंने कोई बयान दिया हो। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें राजस्थान में, तो भारतीय जनता पार्टी में एक समय था कि जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में वसुंधरा राजे पार्टी से अलग थलग पड़ी हुई है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा उनको तवज्जो दी जा रही है। अमित शाह ने उनको दिल्ली बुलवाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको दिल्ली बुलवाया था और एक बैठक, सांसदों की बैठक थी, सांसदों की बैठक में उनकी उपस्थिति रही है। लेकिन यहाँ ये बात जरूर देखनी होगी कि जो प्रदेश भाजपा है, राजस्थान की प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको देखते हुए, क्योंकि जैसे कि पिछले चुनाव में था कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट थी, इस बार ऐसे कोई समीकरण नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जो है, अर्जुन राम मेघवाल, उनका कद बढ़ाया गया है हाल ही में केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा। तो वहां भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन होगा यह अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि एक तरफ वसुंधरा राजे मान रही है कि वो चेहरा होंगी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने इस ओर कोई स्पष्ट इशारा नहीं किया है। और साथ ही जो वहां का स्थानीय नेता है, स्थानीय नेतृत्व है, वो वसुंधरा राजे के लिए सार्वग्राह या सार्वभौम नहीं है कि वसुंधरा राजे को स्वीकार कर लें। बिल्कुल। क्योंकि यदि केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाता है कि ये यदि भारतीय जनता पार्टी जीती तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बनेंगी, तो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की बातें बहुत सारी हैं। बिल्कुल। स्थानीय नेता उनके साथ नहीं है, कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है, पार्टी में उनके प्रति नाराजगी चल रही है। तो ये सारे समीकरण है। तो ये चलिए मध्य प्रदेश में वो बात कर सकते हैं, राहुल गांधी के मध्य प्रदेश में जो सर्वे रिपोर्ट आज से 90 दिन पहले की थी, जो समीकरण थे उस आधार पर यदि वो कह रहे हैं तो ठीक है। छत्तीसगढ़ में कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, वो इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ की जो योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से कार्य कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, और अभी उनका जो है लगभग पिछले 4 महीने से कार्यक्रम जो चल रहा है जनता से मिलने का, जनता से समस्याएं सुनने का, तो उसका भी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन राजस्थान में जिस तरह से उन्होंने कहा कि कांटे की टक्कर हो सकती है, हाँ, राजस्थान के सियासी समीकरण देखते हुए राहुल गांधी कहते कि राजस्थान में कांग्रेस एक तरफा जीतेगी, क्योंकि अभी जो 10 योजनाओं वाला उनका कार्यक्रम चला था, राजस्थान सरकार ने हर ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और गली स्तर पर कैंप आयोजित किए थे, राहत कैंप के नाम से, जिसमें सिलेंडर 500 रुपए में देने की बात कही गई थी, 10 योजनाओं की गारंटी देने की बात कही गई थी, पेंशन देने की बात कही गई थी। तो उन योजनाओं का इम्पैक्ट देखते हुए राहुल गांधी ये कहते कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही, तो एक बार माना जा सकता था कि वहां के सियासी समीकरण ऐसे कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी चेहरा स्पष्ट नहीं कर पाई है। लेकिन वहां एक चीज यदि राहुल गांधी ने ये बात कही कि राजस्थान में कांटे की टक्कर हो सकती है, तो जब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा स्पष्ट नहीं है तो वहां कांटे की टक्कर मतलब क्या टक्कर? सचिन पायलट की ओर उनका इशारा है कि सचिन पायलट जिस तरह से अपनी ही सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। हालांकि जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बहुत कोशिश की थी उनको मिलाने की, और जब उन्होंने उपवास किया तो मैं बता दूं कि उनके उपवास के मंच पर केवल महात्मा गांधी की तस्वीर थी, ना राहुल गांधी का कोई पोस्टर बैनर था, ना सोनिया गांधी का कोई पोस्टर बैनर था। तो एक तरह से ये कहा जा रहा था कि वो सचिन पायलट जो है राजस्थान के सिंधिया हो सकते हैं। तो ये सारे समीकरण उस समय बनते बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वर्तमान समीकरणों के आधार पर अभी नहीं कहा जा सकता कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी या छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी, राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। और जैसे कि राहुल गांधी ने यदि कहा है, तो राहुल गांधी ये चूंकि अपनी पार्टी के लिए कोई ये नहीं कहेगा कि हमारी पार्टी वहां हार रही है। बिल्कुल। तो उनके जो दावे हैं वो सिर्फ इस आधार पर हैं कि वो अपनी पार्टी का को वरिष्ठ मान रहे हैं, अपनी पार्टी की रीति नीति को बढ़िया मान रहे हैं कि हमारी जो रणनीति है, हमारी जो चुनाव नीति है वो बहुत बढ़िया है, हमारी चुनावी कैंपेन बहुत बढ़िया है। तो इस आधार पर मान लेकिन विपक्ष का जो, चाहे हम मध्य प्रदेश में बात करें तो कांग्रेस विपक्ष में है, तो यहाँ सत्ताधारी दल की क्या रणनीति है, क्या योजनाएं हैं, उनको भी दृष्टिगत रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, तो कांग्रेस की जो वर्तमान सरकार है उसकी रीति नीति क्या है, उसके प्रति सरकार का क्या है। जैसे कि यहाँ एक बात कही जा रही थी कुछ दिनों पहले तक मध्य प्रदेश के परिदृश्य में कि मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लागू हो रहा है।
हाँ। और वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लागू भी था। जो मैंने 90 दिन पहले की बात आपको बताई कि 90 दिन पहले जो रिपोर्ट बनी थी वो इसी आधार पर सर्वे तैयार किया गया था, समीकरण बन रहे थे कि मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लागू हो रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के या अपनी रीति नीति के तहत चलते हुए, अपनी कार्यप्रणाली के चलते हुए उस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कुछ प्रतिशत तो कम कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वहां पर एक अलग चीज है कि 5 साल से वहां पर यदि हम बात करें भूपेश बघेल की सरकार है। हाँ। राजस्थान में एक समीकरण हमेशा रहे, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन नहीं होता है। राजस्थान में सत्ता का दोबारा नहीं आती, वहां पर हर 5 साल में सत्ता बदलने का एक ट्रेंड है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि इस ट्रेंड को हम बदल देंगे और इस बार सत्ता परिवर्तन मतलब सत्ता जो है रिपीट होगी। सरकार रिपीट होने का वहां प्रचलन नहीं है। ये एक ट्रेंड बना हुआ है कई दशकों से वहां पर कि वहां जो वर्तमान सरकार रहती है राजस्थान में वो रिपीट नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में समीकरण बना, राहुल गांधी के बयान है कि वहां हमें कांटे की टक्कर, तो उनका ये ट्रेंड के कारण हो सकता है कि राजस्थान के जो मतदाता हैं वो हर 5 साल में सरकार बदल देते हैं। तो ये एक ट्रेंड के कारण हो सकता है कि वहाँ कांटे की टक्कर है। लेकिन जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो बयान आया था कि हम इस ट्रेंड को बदल देंगे और जनता के बीच में हमारी पहुंच है, जनता के बीच हमारी पहुंच, हमारी सरकार की छवि अच्छी है, तो इस ट्रेंड को हम बदल देंगे। अब वो कितना ट्रेंड हम बदल पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही छत्तीसगढ़ में जो आम समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं, वो तो ठीक है, लेकिन इन सबके साथ एक पहलू बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो है नक्सली मूवमेंट। क्योंकि नक्सली मूवमेंट के चलते जिस तरह से सरकार अपनी नीतियों में विफल नजर आती है, अभी यदि हम पिछले 1 साल का ही आंकड़ा उठा के देख लें तो नक्सली मूवमेंट के चलते कई जवान शहीद हो गए हैं, कई आम नागरिक मारे गए हैं। तो ये सारे फैक्टर भी कहीं ना कहीं चुनाव में लागू होंगे। हालांकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी नक्सली मूवमेंट था, लेकिन इस सरकार ने कहा था 36 गारंटी की बात कही थी, 36 योजनाओं की बात कही थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव से पहले, 2018 के चुनाव से पहले। तो वहाँ उन 36 योजनाओं में से कितनी योजनाएं पूरी कर पाए हैं, जितनी गारंटी दी थी वो कितनी पूरी कर पाए हैं, ये जनता के बीच जब वो जाएंगे तब बातों का खुलासा हो पाएगा और उसके आधार पर समीकरण बनेंगे। जी सूरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आने वाले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, इसको लेकर राहुल गांधी का बयान आया और राहुल गांधी कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत पक्की है। वहीं बढ़ते आगे, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि बीजेपी की जिन योजनाओं में भ्रष्टाचार है उन्हें हम बंद करेंगे। उन्होंने कहा है कि मैंने पहले भी ये बंद कर दी थी। और कमलनाथ रविवार को भोपाल में तेली राठौर समाज के सम्मेलन में शामिल होने आए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी चर्चा की। शिवराज सरकार की योजनाएं बंद करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जहां भ्रष्टाचार था उन योजनाओं को हमने बंद किया। इनकी संबल योजना में कितना भ्रष्टाचार था। मैंने बिजली की सुविधा बंद नहीं की थी। मैंने कहा था कि 100 यूनिट 100 रुपए में बिजली मिलेगी। मैंने कहा था कि जिसका 100 यूनिट आए उसका 100 रुपए बिल लेंगे। अंबानी अडानी का 100 यूनिट आएगा तो उनसे भी 100 रुपए ही लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कौन सी चीज़ बंद की है। मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूं कि जहां भ्रष्टाचार था वो बंद किया गया था। आगे उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान फ्रेम के पोस्टर पर कमलनाथ ने 40 से 45 साल में किसी ने मुझ पर उंगली नहीं उठाई है। अब उनको पाकिस्तान नहीं मिलता, इनको खालिस्तान मिल जाएगा। खालिस्तान नहीं मिलता तो अफगानिस्तान मिल जाएगा। ये सब यही उठाते रहेंगे। ये असलियत में ध्यान मोड़ना चाहते हैं। ये अपनी बात कर रहे हैं। मेरे नाम से उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार की लिस्ट को लेकर कमलनाथ ने कहा कि सूची आती रहेगी, लेकिन जिनको हमें इशारा करना है हम कर देंगे। वो सबसे मुख्य सूची होती है। तो हमारी कल दिल्ली में मीटिंग है। आज के समय बहुत सारी जानकारी तो मिल जाती है। वो जमाना गया जब सोशल मीडिया नहीं था, तब ईमेल था। आज सारी जानकारी घर बैठे मिल जाती है। कौन कितने पानी में है ये भी घर बैठे सब पता चल जाता है। हमारी सर्वे रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आने वाले चुनाव में बिल्कुल जीत हासिल करके रहेगी। वहीं कमलनाथ का संबोधन जो था वो कांग्रेस
को लेकर था कि कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत हासिल करती रहेगी। दावेदारों को लेकर कमलनाथ ने कहा कि 4000 से ज्यादा लोगों ने दावेदारी की है, उनमें से एक भी दावेदार ये नहीं कह सकता है कि मैं हारने वाला हूं। सब कहते हैं कि हम जीतने वाले हैं, लेकिन क्या ये अपना वार्ड जीते हैं, गांव जीते हैं, ये सवाल है और मैं चुनाव को अच्छे से समझता हूं। निवाड़ी की जन आशीर्वाद यात्रा में जिला पंचायत अध्यक्ष पर हमले की खबरों को लेकर कमलनाथ ने कहा कि ये सब बहुत सारी जगह हो रहा है, लेकिन मीडिया भी कुछ नहीं छाप रही है। उन्होंने कहा कि कल मैंने कवि सम्मेलन में था तो कवियों ने कहा कि मीडिया का काम हम कर रहे हैं। ये बात भी सही है, जहां विरोध होता है वह कोई नहीं छापता है। जहां भयंकर विरोध हो रहा है, लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। वहीं इस कमलनाथ के संबोधन में कमलनाथ ने कहा है कि भाजपा जो है वो ध्यान भटकाने का काम करती है। देखिए, जहां भ्रष्टाचार का माध्यम था वो योजनाएं उनको हम बंद करेंगे। मैंने पहले भी बंद करी थी। ये कहते थे कौन सी योजना थी भाई उनकी? संबल में कितना भ्रष्टाचार था, मैंने क्या बंद किया? बिजली की बात तो बंद नहीं करी, मैंने कहा 100 रुपए 100 यूनिट, पर ये कागज लाओ, इतने पैसे दो, इतना कमीशन दो तब मिलेगा। मैंने कहा जिसका 100 यूनिट आए 100 रुपए। अंबानी अदानी का है 100 यूनिट उसके। तो मैंने कौन सी चीज बंद करी? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, इसका जवाब आप मुझसे पूछिए या आप बताइए कौन सी चीज बंद करी जहां इनकी भ्रष्टाचार था, मैंने वो बंद किया। निवाड़ी में बीजेपी की जिला पंचायत अध्यक्ष तो वहीं कमलनाथ बयान देते नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है ध्यान भटकाने का काम करती है और ऐसे ही मिलता जुलता बयान जो है राहुल गांधी का भी सामने आया हुआ है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।